नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट जून 2026 में जो क्वेश्चंस आया था इंग्लिश पेपर में, वो कौन से पीवाई क्यूज़ आए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, और ख़ास करके 2024 से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो देखते हैं कौन से है वो क्वेश्चंस। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड टू कॉम्प्रिहेंड ए नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड हु हैज़ composed दी above लाइन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एमिली डिकिंसन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एमिली डिकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटेन द पोएम जेजुरी। तो जेजुरी किसने लिखा था? क्या 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 ऑप्शन सिलेक्ट किया आपने? ये होगा अरुण कोलातकर। ये सब पी वाई क्यूज है गाइस, ये सब 2024 में आए थे। फिर नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन विलियम कॉन्ग्रेव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। बहुत आसान है, ये पेचम होगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज राजा राउस कांथापुरा वॉज पब्लिश्ड। तो कांथापुरा कब पब्लिश हुआ था? 1938। इसके बाद आइडेंटिफाई द पोएट हु हैज़ कंपोज्ड द फॉलोइंग लाइन्स, गंगा वॉज sunken and the limp waves waited for rain while the black clouds gathered far distant over Himavant, the jungle crouched humped in silence। तो इसके लेखक है टी एस एलियट। हु हैज़ रिटेन द लाइफ डिवाइन। तो द लाइफ डिवाइन किसने लिखा था? श्री औरोबिंदो। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ पाब्लो नेरुदा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे स्पेन इन द हार्ट है, तब फिर यहाँ पे वर्क्स एंड बुक ऑफ टारलाइट ये है, द इनहेबिटेंट एंड हिज होप ये है, 20 लव पोएम्स एंड ए सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, द ट्राइंग ऑफ इनफाइनाइट मैन। तो इसमें जो ऑप्शंस थे ये मुझे कुछ खास याद नहीं है, पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा बी डी ई सी ए। मतलब अगर आप इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करोगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, बी डी ई सी ए। सबसे पहले बी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद सी, उसके बाद ए, कुछ ऐसे बनेगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ फ्रांसिस बेकन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। तो नंबर 8 का जो आंसर होगा, सबसे पहले आएगा हमारा एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ए एंड सी बोथ में है। उसके बाद नोवम ऑर्गेनम। तो हमारे ऑप्शंस ए में ही ये दो ऑप्शन सबसे पहले हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग पोएम्स बाय डब्ल्यू बी येट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो येट्स के पोएम्स दिए हैं। तो येट्स के पोएम्स में से सबसे पहले जो आता है वो है एडम्स कर्स। सबसे पहले आएगा शायद एडम्स कर्स, जितना मुझे याद आ रहा है। उसके बाद शायद वाइल्ड सन्स एंड कोल आएगा। तो ए डी कहीं पे है, ए डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए डी सी बी ई। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर के नारायण वर पब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद कौन से वर्क्स आर के नारायण के पब्लिश हुए थे? एक तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट था, और दूसरा शायद द गाइड होगा शायद। फाइनेंशियल एक्सपर्ट, क्या फाइनेंशियल एक्सपर्ट सी कहीं पे दिया है? हाँ सी एक ही जगह पे है, और दूसरा द गाइड, हाँ ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फ्रॉम विच पोएम आर द फॉलोइंग लाइन्स एक्सट्रैक्टेड, वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग and half hid under this cradle hood and cover lid, my child sleeps on, there is no obstacle but Gregory's wood and one's bare hill।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेलिस्ट डिड नॉट एम्प्लॉय स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक। तो वर्जीनिया वुल्फ तो नहीं होगी, जेम्स जॉयस भी नहीं होगी, डोरोथी रिचर्डसन भी नहीं होगी, जो बचा होगा वही होगा ग्राहम ग्रीन। The first volume of Shakespeare's plays appeared in 1623. Arrange the following novels of D.H. Lawrence in chronological order of their publication. तो D.H. लॉरेंस के वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को बोल रहे हैं। तो इसके सबसे पहले जो आएगा वो होगा नंबर नंबर सन्स एंड लवर्स। तो शायद नहीं, सन्स एंड लवर्स से पहले तो शायद द वाइट पिकॉक आया था। वाइट पिकॉक के बाद ट्रेसपसर, उसके बाद सन्स एंड लवर्स। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी BEC हो रहा है हमारा, BEC। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इसका क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेस टार्जा राइमा ओड टू द वेस्ट विंड, PB शैली। फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो व्हाट इज ट्रू अबाउट गॉथिक नोवेल। तो गॉथिक नोवेल ये भी PYQ है, 2024 में भी ये आया था। तो इट ऑफन यूजेज द medieval फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर एज सेटिंग, ऑप्शन नंबर बी। एंड हमारा जो इट एम्स एट द इवोकिंग चिलिंग टेरर बाय एक्सप्लॉइटिंग मिस्ट्री एंड वैरायटी ऑफ हॉरर्स, मतलब B&E किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी, इसमें इनमें से ऑटोबायोग्राफी कौन नहीं है। ए पैट्रिक वाइट ए लाइफ, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये शायद बायोग्राफी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स डील विद द थीम ऑफ अपाथीड। तो इनमें से अपाथीड थीम कौन सी डील करती है। तो नंबर 18 का जो आंसर होगा शायद क्राई द बिलव्ड कंट्री, ये तो होगा शायद। और जुलाइस पीपल ये भी होगा, और माई सन्स स्टोरी ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वेरी इजी, जो हम सबसे पहले ही पढ़ते हैं, द क्लोज एनालिसिस ऑफ पोएम्स विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। Who is the author of English in India, its present and future, published in 1964। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा VK गोकक। गोकक जी हमारे होंगे इसके करेक्ट आंसर। ओ सर content you, I follow him to serve my turn upon him, we cannot all be masters, nor all masters cannot be truly followed। The above lines are spoken by which of the following characters। तो ये ऑथेलो से है, ये शायद यागो ने रोड्रिगो को बोला था, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद हु इज़ द बेस्ट नोन फिगर अमंग द फॉलोइंग फॉर आर्टिकुलेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्रीट्यूड, हमारा करेक्ट आंसर होगा एमी सीजर। ये 1930s के टाइम का एक शायद मूवमेंट था, नेग्रीट्यूड मूवमेंट। तो एमी सीजर होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन। तो नेशन एंड नरेशन, द डायलॉजिक इमेजिनेशन, एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद डिस्कोर्स ऑन कोलोनियलिज्म, ओरिएंटलिज्म। तो ये तो पता है कि ये दोनों सेड का है, एडवर्ड सेड। तो डी के बाद ई आया था, उसके बाद शायद नेशन एंड नरेशन होमी के भाभा का था। तो DEA कुछ इस तरह का हमारा पैटर्न बन रहा है। तो कहीं पे DEA है, DEA ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन शायद ए नंबर होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखिए आप एलिमिनेशन मेथड के साथ कितने आसानी से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। वैसे भी ये सब 2024 के PYQs है, फिर भी आइडेंटिफाई द वन हु वाज नॉट ए न्यू क्रिटिक। तो इनमें से न्यू क्रिटिक कौन नहीं है, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ये नहीं है। इसके बाद एक पोएम है ओलिवर गोल्डस्मिथ का, शायद डिजर्टेड विलेज कुछ ऐसा था इसका नाम। तो इससे ये भी PYQ है, ये भी आ चुका है 2024 के मतलब दिसंबर वाले एग्ज़ाम में, मतलब 2025 में के जो जनवरी में हुआ था उसमें आया था। तो इस पोएम में जो पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट डज द पोएट इंटेंड
टू डू इन लाइफ, तो कभी अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। आइडेंटिफाई द मीटर इन द पोएम, कौन सी मीटर यूज हुआ है यहाँ पे, आयम्बिक पेंटामीटर। इसके बाद व्हाट डज द पोएम से अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का क्या नेचर है कवि के अनुसार यहाँ पे, इट इज़ फुल ऑफ केयर एंड होप। उसके बाद आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो ये ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी कुछ इस तरह जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएम, तो इसमें तो देखिए दोस्तों कि इस पूरी पोएम की अगर मैं बात करूँ कि जो डिजर्टेड विलेज है तो उसका मूड तो पेसिमिस्टिक था, लेकिन जो हमें जितना पोर्शन दिया है इसमें कवि का एक ऑप्टिमिज्म शो हुआ है यहाँ पे, तो इसका आंसर पेसिमिस्टिक नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्टिमिस्टिक एंड रेजोल्यूट होगा। पीवाईक्यू पिछले जो साइकिल में जो ये क्वेश्चन आया था उसमें भी यही आंसर था, ऑप्टिमिस्टिक एंड रेजोल्यूट। इसके बाद एक मास कल्चर से रिलेटेड एक पैसेज आया था, इस पैसेज के कुछ 5 क्वेश्चंस थे जो जो कि कुछ इस प्रकार थे, व्हाट इज़ द कोर इशू डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ, तो ये मास कल्चर से जुड़ा हुआ था। उसके बाद पूछा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटोमाइज्ड इंडिविजुअल्स इन द अबव पैराग्राफ, तो ये बोथ मेकानाइज्ड एंड एलियनेटेड इंडिविजुअल्स होगा। मास कल्चर रिफर्स टू क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन, बोथ द इफेक्ट्स ऑफ अमेरिकन कल्चर एंड थियोरेटिकल डिबेट्स ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। सब पी वाई क्यूज है गाइस, सब पी वाई क्यूज, ये भी पी वाई क्यू में है, 2025 के जनवरी में जो क्वेश्चन आया था उसमें। तो 33 नंबर क्वेश्चन, सिस्टमेटिक कल्चर मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू, तो ये होगा हमारा क्या, मास प्रोडक्शन ऑफ कल्चर, कल्चर के थ्रू। When did the popular culture get associated with USA, तो ये होगा अर्ली 20th सेंचुरी, सबसे पहले ये मेंशन किया हुआ है पैसेज में कि पॉपुलर कल्चर कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, अर्ली 20th सेंचुरी। उसके बाद लैंगस्टन ह्यूज पोएम आई टू सिंग अमेरिका इज ए रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स, तो बहुत ईजी है, वाल्ट व्हिटमैन सबसे पहले ही आएगा। उसके बाद एक मैच मेकिंग है क्वेश्चन में, तो कमला मार्कंडेय, पी शिवकामी, अनीता देसाई और राजलक्ष्मी देवी, तो मार्कंडेय का जो पोएम था वो शायद पोजीशन था, और अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक, तो A3C4, तो देखते हैं कहाँ पे A3C4 और कहीं पे है, नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ 1-2 सवाल भी आते हैं तो भी आप पेपर को उड़ा सकते थे, मतलब वैसे भी PYQ थे फिर भी। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज़ बीन रिटेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सी पोएम थी, टेक्स्ट थी, चंडालिका, चंडालिका जो थी ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की थी। इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, तो इसका जो क्रोनोलॉजी होगा सबसे पहले तो शायद एडिनबर्ग रिव्यू आएगा 38 नंबर का, देखते हैं ई, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ED। इसके बाद डी द क्वार्टरली रिव्यू, हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले तो एडिनबर्ग ही आता है, उसके बाद द क्वार्टरली रिव्यू, उसके बाद वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, उसके बाद द स्पेक्टेटर एंड सबसे आखिर में फ्रेजर मैगजीन। 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जॉन उपडाइक का तो स्वान नहीं है, ये शायद किसी और का है, उपडाइक का तो नहीं है, पता नहीं किसका था पर ये उपडाइक का तो बिल्कुल नहीं है। हु सेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेनर्स डज नॉट नेसेसरीली डिस्ट्रॉय द नेशन दे मर्ज इन इट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप, तो ब्लूम्सबरी ग्रुप में से कौन नहीं है, वर्जीनिया वुल्फ तो थे, EM फोस्टर भी थे, लिटन स्ट्रेची ये भी थे, WB येट्स ये तो आयरिश थे, ये तो नहीं होंगे। एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादातर सॉल्व होते हैं और PYQs तो वैसे भी है ये सब।
उसके बाद 42 नंबर, आइडेंटिफाई द वंस विच आर मैच्ड करेक्टली। तो इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन है? तो बारबरा क्रिश्चियन, द रेस फॉर थ्योरी, अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबी, अनहाइडिंग हिडन, पॉल कार्टर, नेमिंग प्लेस, ग्राहम होगन, इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म, मैकुलस मिनट। ये तो ई तो होगा ही, तो हमारा बचा क्या? ए सी ई या फिर डी ई, ये दोनों में से कोई एक होगा हमारा। तो शायद ए सी ई होगा, क्योंकि पी वाई क्यूज़ में जितना मुझे याद आ रहा है ए सी ई था पिछले वाले साइकिल, ये भी पी वाई क्यू ही है, और ए सी ई होगा। ग्राहम होगन का तो इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म है, पर ये डी ई होगा। ए का मुझे याद नहीं आ रहा कि रेस थ्योरी के क्या इसका था। डी और ई तो डेफिनेटली है, नहीं डी नहीं है, डी नहीं, डी नहीं होगा। सी, पॉल कार्टर का नेमिंग प्लेस, ये शायद था पी वाई क्यू में। हाँ, नेमिंग प्लेस शायद पॉल कार्टर का था। देखिए ई नंबर तो होगा ही। अब सवाल है कि डी ई होगा कि ए सी ई होगा। पी वाई क्यू के हिसाब से शायद ए सी ई था, जितना मुझे याद आ रहा है। देखते हैं आंसर की आने के बाद तो सब वैसे भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 43, इसका जो आंसर होगा, इसका ऑप्शंस मुझे याद नहीं थे, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा कुछ इस प्रकार होगा: A2, B1, C4 और D3, कुछ इस प्रकार। इसके बाद वैसे भी इजी था, जैसे बॉडीज दैट मैटर जूडिथ बटलर का है, और जो एलन शो वाल्टर का था वो शायद लिटरेचर ऑफ देयर ओन। ये दोनों तो सबको पता ही होते हैं, ये दोनों से ही सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद अरेंज द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो सबसे पहले जो आएगा वो शायद हमारा लव्स लेवल लॉस्ट, और जो एंड में आएगा द टेम्पेस्ट, बी और ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इनमें से करेक्ट मैच कौन सी नहीं है? तो जितना मुझे याद आ रहा है तो तिलोत्तमा रंजन, ये शायद करेक्ट मैच नहीं है। पिछले साइकिल के आंसर की में शायद तिलोत्तमा रंजन है, मुझे याद नहीं है इनके वर्क्स के बारे में, पर पिछले साइकिल के आंसर की में यही थे। इसके बाद एक और मैच मेकिंग है, तो मुझे तो यहाँ पे एक जाने पहचाने लोग दिख गए, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूटन होगा B4, और बामा का कड़ुक्कू, तो B4C1। तो देखते B4C1, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मनोहर मलगांवकर, चमन नहाल, रस्किन बॉन्ड और अरुण जोशी के वर्क्स हैं। तो मनोहर मलगांवकर का तो A3 रंबल टम्बल, और चमन नदाल का B1 द वेयर डांस एंड अदर स्टोरीज, एंड रस्किन बॉन्ड का शायद द नेबर्स वाइफ एंड अदर स्टोरीज, एंड अरुण जोशी का द सर्वाइवर हमारे वर्क्स हैं। इसके बाद एक और मैच मेकिंग है, मिखाइल बाख्तिन, डायलॉग एज इंट्रिंसिक फीचर ऑफ लैंग्वेज, ए थ्री दो ऑप्शंस में है, बी और सी में। और उसके बाद रोनाल्ड बार्ट्स अगर हम देखें तो रीडरली और राइटरली कहीं पे था शायद, हाँ, टेक्स्ट कैन बी आइदर रीडरली और राइटरली। तो A3C2 हमारा ऑप्शन नंबर सी, 48 नंबर का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद व्हेन वाज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IPA डेवलप्ड एंड प्रोमलगेटेड, ओके। तो IPA कब डेवलप हुआ था और प्रोमलगेटेड हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने गूगल किया था तो 1888 आया, ये मुझे याद नहीं था, तो 1888 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद एन आइडियल रिसर्च पेपर शुड इंक्लूड। तो आइडियल रिसर्च पेपर में क्या क्या होता है? तो आइडियल रिसर्च पेपर में हमारा स्टेटमेंट दैट एस्टेब्लिशेस द प्रॉब्लम और कंट्रोवर्शियल इश्यूज दैट द पेपर इंटेंस टू एग्जामाइन, ये तो करेक्ट है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू एस्टेब्लिश पास्ट थ्योरीज एंड करेंट आइडियाज ऑन द टॉपिक, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ग्लोरिफिकेशन तो नहीं होगा।
समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग ये भी नहीं होगा शायद। और ई थेसिस टू एस्टेब्लिश वंस पोजीशन ये होगा। तो हमारा ए, बी और ई, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद which of the following is an elegy on John Donne's wife who died in 1617। तो 1617 में जॉन डन के वाइफ के मरने के बाद उन्होंने क्या लिखा था? होली सोनेट 17। उसके बाद which of the following options are true about epistemological dimension of research। epistemology मतलब सोर्स से रिलेटेड सर्च फॉर ट्रूथ एंड सर्टेन एंड इंडाउटेबल नॉलेज, ये भी होगा, ट्रूथ से रिलेटेड है। तो बी और डी, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज इन ऑपोजिशन टू द स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच किसके ऑपोजिशन में है? स्ट्रक्चरल अप्रोच के ऑपोजिशन में है। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो सबसे पहले जो आएगा, ओरिएंटलिज्म तो नहीं, ब्लैक स्किन मास्क ये भी नहीं, और फिर द रेचेड ऑफ द अर्थ क्या आएगा? रेचेड ऑफ द अर्थ, रेचेड ऑफ द अर्थ, जितना मुझे याद आ रहा है उतना में तो शायद ब्लैक स्किन तो शायद ब्लैक आर्ट मूवमेंट के साथ रिलेटेड था। उसके बाद शायद हमारा रिचर्ड ऑफ द आर्ट 1963, जितना मुझे याद आ रहा है, 63 की 69 था, याद नहीं। उसे सबसे पहले तो ब्लैक स्किन आएगा, उसके बाद रिचर्ड ऑफ द अर्थ, उसके बाद ओरिएंटलिज्म 1978, ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद, सबसे आसान, बी डी ए कुछ इस प्रकार। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए, पी डी ए। उसके बाद द कैन द सबल्टन स्पीक, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। उसके बाद शायद हमारा क्या होगा लास्ट में, मार्क्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। तो सबसे पहले जो आएगा वो तो शायद कूली होगा, कूली के बाद शायद टू लीव्स एंड ए बर्ड। तो ए डी सी बी ई, ए डी सी बी ई मतलब कूली, उसके बाद टू लीव्स एंड ए बर्ड, उसके बाद सी द विलेज, उसके बाद बी द बिग हार्ट एंड सबसे आखिर में सेवन समर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो मैथ्यू आर्नोल्ड का कल्चर एंड एनर्की दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, थॉमस ब्राउन्स एनाटॉमी ऑफ मेलानकोनी, पीबी शेलीज ए डिफेंस ऑफ पोएजी, थॉमस ऑफ लेविएथन, वाल्टर बेटर स्टडीज इन हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो बी आएगा, उसके बाद लेवाइथन आएगा, बी डी, बी डी सी ए ई, सबसे आखिर में वाल्टर पेटर। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द लाइन thou still unravised bride of quietness presents which of the following rhetorical figures। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शायद एपोस्ट्रोपी था, शायद एपोस्ट्रोपी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन एपोस्ट्रोपी है। उसके बाद 58 अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो सबसे पहले द टाइगर, सॉलिटरी रिपर, एडोनाइस, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर 1798, ओड टू ऑटम शायद 1821 के, शायद 20 की 1819 था शायद, ओड टू ऑटम जितना मुझे याद है। मतलब ई के बाद तो सी है, सबसे पहले जो आएगा वो टाइगर है, उसके बाद सॉलिटरी रिपर, नहीं सॉलिटरी रिपर नहीं, एंशियंट मैरिनर, उसके बाद वर्ड्सवर्थ का सॉलिटरी रिपर, उसके बाद हमारा शायद ओड टू ऑटम, उसके बाद एडोनाइस। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। एक और मैच मेकिंग है गाइस, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही पहचाना हुआ राइटर दिख रहा है जो अमेरिकन लिटरेचर से है, स्टेनबेक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो ग्रेप्स ऑफ द रैथ है, सबको पता है, B1 होगा। तो एक ही ऑप्शन से हमारा सॉल्व हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद एक और क्या बोला है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, लैंग और परोल से फर्दिनांद सश्वर की थ्योरी।
तो लैंग्वेज इज़ द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम ऑफ द ग्रामेटिकल ऑफ द ग्रामर ऑफ ए लैंग्वेज। तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, पैरोल इज़ द लैंग्वेज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय इट्स यूजर्स, बिल्कुल सही है। फॉलोइंग लैंग, तो बी भी सही है। तो हमारा ए और बी करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, तो ए और बी हमारा होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज़ ए स्टेटमेंट बाय जैक्स डेरिडा का ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इसमें था ये करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, थॉमस वाइट। तो एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीनी और फिलिप सिडनी का डिफेंस ऑफ पोइजी, A3B4। तो A3B4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद व्हाट डज डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग रेफर टू। तो ये जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब 1 होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ पे अरेंज करना है, तो द चॉइस ऑफ ए रिसर्च टॉपिक और थीम, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले जो आएगा वो होगा शायद हमारा, क्या आएगा ऑप्शन, शायद सबसे पहले तो फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम क्या आएगा। नहीं, सबसे पहले तो हम थीम को डिटेक्ट करेंगे, मतलब अपना थीम या फिर टॉपिक चूज करते हैं। द चॉइस ऑफ द रिसर्च ए आएगा सबसे पहले। उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम AD। तो ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ADEBC। ADE मतलब ई कौन सा आएगा, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन, उसके बाद डाटा कलेक्शन, उसके बाद एनालिसिस। तो ये होगा हमारा कुछ सीक्वेंस ADEBC। 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑफ ऑल द कॉजेस which conspire to blind man's erring judgment and misguide the mind, what the weak head with strongest bias rules is pride, the never falling voices of fools। तो ये शायद अलेक्जेंडर पोप के एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इसमें था शायद, यही होगा शायद हमारा करेक्ट ऑप्शन, जितना मुझे याद आ रहा है PYQ में। तो कुछ इस प्रकार के थे हमारे जो UGC नेट 2026 जून में जो क्वेश्चंस आए थे। 65 क्वेश्चंस एज इट इज़ PYQs थे। कुछ और भी थे शायद, जितना मुझे याद है मैंने उन सबको मार्क्स करने की ट्राई की है। तो बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।